नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रही हूं सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपना रिवीजन कर रहे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। प्लीज आप सभी एक बार लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सके। जल्दी से लाइव आ जाइए आप सभी लोग। रीता सैनी जी, बीनू झनकार जी, नेहुल, पूजा, सैफ, सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रही हूँ भाई सभी लोग अच्छे होंगे, है ना। अब हम स्टार्ट करेंगे आज की अपनी क्लास को। और मैंने आपको कल पढ़ा रही थी आपकी रिट, है ना। तो रिट कंप्लीट करा के मैंने बोला था कि कल की ही क्लास में मैं स्टार्ट करूंगी डीपीएसपी। ठीक है, कल की ही क्लास में मैं आपका स्टार्ट करूंगी डीपीएसपी। ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो फंडामेंटल राइट्स में मैं आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में मैं आपको बता रही थी कि इसमें आपका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं, रिट जारी करते हैं, जिसमें मैंने हैबियस कॉर्पस रिट के बारे में आपसे कल की क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, आज मुझे बताना है परमादेश। आज मुझे आपको सेकंड रिट समझानी है कि मैंडेमस क्या होता है। प्यारे बच्चे, परमादेश का सीधा सा मतलब है आदेश से। क्या दिया जाता है यहाँ पे कोर्ट के द्वारा? आदेश, ऑर्डर दिया जाता है। और ये ऑर्डर किसके लिए होता है? जितने भी सार्वजनिक अधिकारी यानी कि जो पब्लिक ऑफिसर होते हैं, सार्वजनिक अधिकारी, ठीक है, जितने भी पब्लिक ऑफिसर होते हैं, जितने भी सार्वजनिक अधिकारी होते हैं, उसके बाद में आपका सरकारों को, सरकार जो होती हैं उनको दिया जा सकता है, जितने निगम होते हैं यानी कि जो कॉरपोरेशंस होते हैं, एक्सेट्रा। मतलब ऐसे किसी भी अधिकारी को जो कि सार्वजनिक अधिकारी है यानी पब्लिक ऑफिसर यानी कि गवर्नमेंट सर्वेंट है, सरकारी अधिकारी है, या कोई सरकार है, या कोई निगम है, पंचायत है, नगर पालिका है, इन सबको क्या दिया जा सकता है? आदेश। और आदेश किस चीज के लिए दिया जाता है? ध्यान से सुनना। जब कोई इनमें से, जो ऊपर लिखे हुए हैं, इनमें से अपने कर्तव्यों यानी कि जो उनकी ड्यूटीज हैं, अपने कर्तव्यों यानी कि ड्यूटीज को करने से मना करता है, तो ऐसा चाहे कोई अधिकारी आपका सरकारी अधिकारी हो या खुद सरकार हो, जो सरकार का काम है, ठीक है, जो सरकार का काम है, अगर मैं आपसे बात करती हूं तो वो कौन करेगा? सरकार करेगी। अगर वो अपना काम नहीं करेगी तो आप कोर्ट जा सकते हो, कोर्ट से कह सकते हो कि सरकार काम नहीं कर रही है, और अगर आपने कोर्ट में ये कंप्लेंट की तो कोर्ट क्या करेगा? सरकार के खिलाफ मैंडेमस रिट जारी करेगा। या कोई सरकारी ऑफिसर है, अब वो सरकारी ऑफिसर जो होता है वो कहे कि मैं अपना काम नहीं करूंगा, तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है कि उसमें भी क्या किया जाएगा? उसमें भी उस सरकारी जो ऑफिसर है उसके खिलाफ ये रिट जारी करी जाएगी और उससे कहा जाएगा कि आप अपने कार्यों को करो, यह आपका कर्तव्य है। करने से मना करता है, आगे लिखिएगा, तब यह रिट सुप्रीम या हाई कोर्ट द्वारा जारी की जाती है। तो आपको समझ में आया कि ये रिट कब जारी की जाएगी? जब कोई सार्वजनिक अधिकारी, जब कोई गवर्नमेंट सर्वेंट या फिर खुद गवर्नमेंट या फिर कोई कॉरपोरेशन, पंचायत, नगर पालिका, अगर कोई भी इनमें से अपने कामों को करने से मना करता है तो आपको ध्यान रखना है कि इस रिट को जारी करके कोर्ट उन्हें आदेश देगा कि आप अपने कर्तव्यों को करें। तो इसका मतलब क्या होता है? आदेश देना, ऑर्डर देना। और ये ऑर्डर किसको दिया जाता है?
उन लोगों को जिन्हें अपना काम करने के लिए जो लोग मना कर देते हैं। जैसे गवर्नमेंट टीचर का काम है पढ़ाना, अगर वो नहीं पढ़ाएगा तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो, तब कोर्ट उसके खिलाफ ये रिट जारी करेगा जिसे आप कहते हो मैंडेमस, जिसे आप कहते हो परमादेश, जिसका मतलब है आदेश देना। तो किसे आदेश दिया जाता है? जो अपने काम करने से मना करता है। तो क्या बेटा इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? अगर आ गई है तो थम्स अप कर दीजिए, स्माइली कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका है प्रोहिबिशन। अब इसका मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे कि प्रोहिबिशन का मतलब होता है मना करना, मना करना, ठीक है। किसी काम को करने से मना करता है, यहां पे इसका सीधा सा मतलब है मना करना। जैसे लिखा होता है प्रोहिबिटेड एरिया, यहां जाना मना है, तो इसका मतलब सीधा सा क्या है प्यारे बच्चे? तो आपको ध्यान रखना है कि मैम इसका सीधा सा मतलब है कि भाई मना करना। अब कौन किसको मना करता है? ध्यान से सुनना। ये पहले तो यह रिट वरिष्ठ न्यायालयों यानी कि जो सीनियर कोर्ट्स होते हैं, सीनियर कोर्ट्स, यह रिट वरिष्ठ न्यायालयों यानी कि हम कह सकते हैं सुप्रीम या हाई कोर्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध, ठीक है, के विरुद्ध जारी की जाती है। तो कौन इशू करता है? सुप्रीम या हाई कोर्ट किसके अगेंस्ट? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अगेंस्ट। अब क्यों जारी करता है मैम? क्यों जारी करता है? तो ध्यान से सुनना। यहां पे देखो, यहां पे ये है प्यारे बच्चों एक जुरिस्डिक्शन, इसको क्या बोलेंगे? जुरिस्डिक्शन है ये। जुरिस्डिक्शन यानी कि क्षेत्राधिकार, मतलब एक ऐसा क्षेत्र जिसमें काम करने का अधिकार केवल किसको है? सबऑर्डिनेट कोर्ट को। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रही हूं। सबऑर्डिनेट कोर्ट यानी अधीनस्थ न्यायालय। तो अधीनस्थ न्यायालय को आपका सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट प्रोहिबिशन रिट जारी करके ये कहता है कि सुनो भैया, तुम्हारा ये पूरा क्षेत्राधिकार है, तुम्हारा इसके अंदर क्षेत्राधिकार है, यहां अंदर रहकर तुम काम कर सकते हो, लेकिन अगर तुम इससे बाहर जाकर काम करोगे तो फिर तुम्हारे खिलाफ कौन सी रिट जारी होगी? प्रोहिबिशन रिट। यानी जब भी आपके अधीनस्थ न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर काम करते हैं, उनका जो जुरिस्डिक्शन है, उनका जो क्षेत्र है, उससे जाकर बाहर काम करते हैं, तो सुप्रीम या हाई कोर्ट कहता है कि रुक जाओ, ये तुम्हारा क्षेत्राधिकार नहीं है, तुम इसके लिए काम नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल में आप समझ सकते हो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स किसका काम है मैम? या तो सुप्रीम कोर्ट करेगा या फिर हाई कोर्ट करेगा। अगर अब ये काम जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का है, इसे सबऑर्डिनेट कोर्ट भी करने लग जाए, तो ये दोनों कोर्ट आएंगे और कहेंगे कि मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करना तुम्हारा काम नहीं है, वो हमारा काम है। इन दोनों में से कोई भी कोर्ट इनको इस काम को करने से रोक सकता है। यानी जब ये अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाएंगे, मतलब जो इनके काम नहीं है, अगर वो करेंगे तो फिर इन्हें रोका जाएगा, इन्हें मना किया जाएगा। जी हाँ बेटा हिमांशु, सबऑर्डिनेट कोर्ट में आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, मुंसिफ कोर्ट्स, ये आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में आते हैं। पढ़ाऊंगी आपको मैं ये भी, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई कि यहां पे क्यों जारी की जाती है? क्योंकि मैम जब ये अपने क्षेत्र से बाहर जाकर काम करते हैं। अब बेटा ये चीज ध्यान रखना, एक आपकी अगली रिट है उत्प्रेषण,
ये कट रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको पता होना चाहिए चीजें। अब यही हिलेगा, बस लिखा हुआ नहीं हिलेगा। चलो, तो यह रिट किसके खिलाफ जारी की जाती है? यह रिट वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा आपके अधीनस्थ न्यायालयों के खिलाफ जारी होती है। सेम आपकी जो मैं आपको बताने जा रही हूं, सेम आपको कुछ क्या दिक्कत हो रही है भाई? ठीक है, तो आप यहां पे क्या कहेंगे कि अब अगली रिट क्या है हमारी? अगली रिट है प्यारे बच्चों हमारी, ध्यान रखिएगा, उत्प्रेषण। सेम ये रिट भी आपके सीनियर कोर्ट किसके खिलाफ जारी करेंगे? तो आप कहोगे कि ये आपकी जो रिट है ये भी सीनियर कोर्ट अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी करेंगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहां पे क्या होगा, ठीक है, छोटा कर दिया, अब तो दिख रहा होगा, दिख रहा होगा अभी, सब दिख रहा है। ठीक है, आगे देखिए यहां पर अब हम बात करेंगे उत्प्रेषण रिट की, जो कि हमारी नेक्स्ट रिट है। अभी हमने क्या समझा? अभी हमने इसको समझा, ठीक है। अब हम अब कौन सी जारी करवाएंगे? अब जारी करवाएंगे अगली रिट जिसका नाम है उत्प्रेषण, जिसका नाम है सर्टियोररी। ध्यान से सुनना बेटा इसको भी, सर्टियोररी। यहां पे भी क्या होगा? यह रिट भी सुप्रीम या हाई कोर्ट अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध, विरुद्ध का मतलब होता है अगेंस्ट, विरुद्ध जारी की जाती है। और इसका मतलब क्या होता है? इसका अगर आपसे एक शब्द में मीनिंग पूछा जाए तो बोलना मंगवा लेना। मैम क्या मंगवाते हैं इनसे? ये ध्यान से सुनो, जब कोई ऐसा मामला को कहते हैं मैटर। जब कोई ऐसा मामला जिस पर सुनवाई का अधिकार, सुनवाई यानी कि हियरिंग, ठीक है, जब कोई ऐसा मामला जिस पर सुनवाई का अधिकार सुप्रीम या हाई कोर्ट को होता है, सुप्रीम या हाई कोर्ट को होता है, लेकिन वह मामला गलती से अधीनस्थ न्यायालय के पास चला जाता है, तब यह रेट उस मामले को अपने पास मंगवाने के लिए जारी करते हैं।
क्लियर? यानी कोई भी मैटर जिस पर केवल या तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ठीक है, वो आपके यहां पे कोई भी मैटर उनका अगर गलती से इनके पास चला जाता है सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास, तो प्यारे प्यारे बच्चों फिर वो कोर्ट क्या करते हैं, वो कोर्ट इस रिट को जारी करते हैं आपकी सर्ट्योररी या उत्प्रेषण रिट को, और फिर कहते हैं कि इस मामले को हमारे पास भेजो। यानी इस रिट को जारी करने का ही मतलब है कि गलती से जो मामला आपके पास आ गया है उसे आप हमारे पास भेजो। पूजा शर्मा कह रही हैं दोनों में क्या अंतर है? दोनों में बहुत अंतर है बेटा। यहां पे जब ये जानबूझकर अपने क्षेत्राधिकार से बाहर काम करेंगे, यहां पे ये जानबूझ के उस मामले में इंटरफेयर करेंगे जिस पे इनका हक नहीं है, तो वो आपकी रिट होगी प्रोहिबिशन। और उत्प्रेषण में क्या होता है, गलती से इनके पास मामला पहुंच जाता है, तब उस मामले को आपके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने पास मंगवाते हैं। दोनों में अंतर है। उसके बाद सैफ कह रहे हैं मैम कांस्टेबल का प्रैक्टिस अलग करवाएंगे, प्लीज डोंट इग्नोर। सैफ दोनों के क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे। मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं हिस्ट्री और पॉलिटी, इस बार कल मेरी मीटिंग है, कल आपकी क्लास नहीं होगी, कल ऑफिस में मीटिंग है, और मैं कल ऑफिस में मीटिंग के दौरान ही आपके जो पॉलिटी और हिस्ट्री के जो प्रैक्टिस सेट मैंने आपसे बोले हैं उसके लिए मैं कल टाइमिंग लेकर आऊंगी और फिर मैं उनको स्टार्ट करूंगी। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, दोनों के क्वेश्चंस आपको वहां पर मिलेंगे और कोशिश यही की जाएगी कि इतिहास में आने वाले क्वेश्चंस या पॉलिटी में आने वाले क्वेश्चंस आपकी पहुंच से बाहर नहीं जाने चाहिए। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया हो तो हम आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं आगे यहां पे आपका क्या होने वाला है। आगे देखिएगा प्यारे बच्चे, एक लास्ट रिट है आपकी जिसको हम कहते हैं अधिकार परीक्षा, जिसको हम कहते हैं क्यो वारंटो। इसको भी समझ लो कि क्यो वारंटो क्या होती है। क्यो वारंटो में क्या कहा जाता है, तो देखिएगा ये बहुत इजी रिट है। क्यो वारंटो, क्यो वारंटो जिसको हम हिंदी में कहते हैं अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा, ठीक है, क्यो वारंटो अधिकार परीक्षा। और प्यारे बच्चे इसका मतलब होता है आपका क्या प्राधिकार है, आपका क्या प्राधिकार है, व्हाट इज योर अथॉरिटी, आपका क्या प्राधिकार है, व्हाट इज योर अथॉरिटी, इसका यही मतलब होता है, व्हाट इज योर अथॉरिटी, व्हाट इज योर अथॉरिटी, आपका क्या प्राधिकार है। मतलब ध्यान से सुनना, यह रिट उस व्यक्ति के विरुद्ध, उस व्यक्ति के विरुद्ध, उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है, जारी की जाती है जो किसी सार्वजनिक पद यानी पब्लिक ऑफिसर के पद को अवैधानिक, इल्लीगल, अवैधानिक इल्लीगल तरीके से धारण करता है, तरीके से धारण करता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग करप्शन के द्वारा सरकारी नौकरी को लेते हैं। अब बेटा कुछ सरकारी नौकरी जो आपने पैसे देकर ली हैं वो आप उस पे काम कर सकते हो, लेकिन अगर कोई ऐसी गवर्नमेंट जॉब है जिसमें आप नॉलेज के बिना काम नहीं कर सकते तो आपको पकड़ा जाएगा।
आपको पकड़ लिया जाएगा। और आपको क्यों पकड़ा जाएगा? क्योंकि आप जिस पद पर बैठे हैं उस पद पर आपके पास काम करने की योग्यता ही नहीं है। आपने तो पैसे देकर या आपने करप्शन के थ्रू इस पोस्ट को हासिल किया, हासिल तो कर लिया, पर आप उस पर बैठने के लायक नहीं है क्योंकि आपके पास वो योग्यता नहीं है। लेकिन आप फिर भी बैठ गए तो कभी ना कभी पकड़े जाओगे, और जैसे ही पकड़े जाओगे कोर्ट तुमसे पूछेगा व्हाट इज योर अथॉरिटी, आपका क्या प्राधिकार है कि आप इस पद पर बैठे हुए हैं। समझ आई आपको बात? ये आपको ध्यान रखना है। पूजा शर्मा, बिल्कुल गलत क्वेश्चन है आपका, आधार ही गलत है। आपने शायद ध्यान से सुना नहीं कि उत्प्रेषण और प्रोहिबिशन रिट, ये दोनों रिट केवल और केवल किसके खिलाफ जारी होती हैं? सबऑर्डिनेट कोर्ट के। आपका क्वेश्चन का आधार ही गलत है। मैंने साफ साफ लिखा है सबऑर्डिनेट कोर्ट, और किसी के खिलाफ जारी नहीं होंगी, केवल सबऑर्डिनेट कोर्ट के खिलाफ जारी होंगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपकी 5 रिट होती हैं, पांचों मैंने आपको बताई हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो क्या इशारा किया है मैंने? थम्स अप का इशारा किया है। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चे, तो आपका मैं अगला चैप्टर स्टार्ट करूंगी जिसका आप सबसे पहले एक हेडिंग देंगे, राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और प्यारे बच्चे, इसका शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं डीपीएसपी। और डीपीएसपी की जब हम बात करते हैं तो डीपीएसपी प्यारे प्यारे बच्चों आपके संविधान के पार्ट, या हम कह सकते हैं भाग 4 में है, और आर्टिकल या अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। ये हैं आपके डीपीएसपी। संगीता, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट नहीं है उस तरफ मत भागो, जो इंपॉर्टेंट है वहां जाओ। डीपीएसपी में भी मैं आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ही बताऊंगी। ऐसा नहीं कि सारे आर्टिकल्स पढ़ा दूंगी, उनके जो पार्ट हैं वो भी पढ़ा दूंगी, नहीं। जो इंपॉर्टेंट है हाँ वो जरूर मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है। शिवराज सैनी जी, क्या हो गया? आपका हाथ यूं क्यों है? रीजन भी होना चाहिए उसका कुछ। अगर आपको समझ नहीं आया तो पहले मुझे यह बता देना कि क्या आप रेगुलर क्लास कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो समझ में आना चाहिए, और अगर नहीं कर रहे हो तो समझ में नहीं आएगा। हाँ विक्की कुमार जी, मैं अपना प्रैक्टिस सेट लूंगी, पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों का। मैम सोमवीर सर की क्लास क्यों नहीं हो रही है? बेटा सोमवीर सर के पिताजी की डेथ हो गई है। ठीक है, आपको नहीं बताया जा रहा था लेकिन आप बहुत नेगेटिव हो रहे हैं। आप ये ध्यान रखिएगा कि आरडब्ल्यूए का कोई भी टीचर, 2 बातें आज सुन लो, 2 मिनट की बातें हैं। आरडब्ल्यूए के किसी भी टीचर को बेवजह छुट्टी नहीं दी जाती है। यहां पे सबसे कम छुट्टियां मिलती हैं, यहां पे सबसे कम छुट्टियां मिलती है। लेकिन अगर किसी टीचर की बहुत ज्यादा दिक्कत है, जैसे बीच में मेरी भी तबीयत खराब थी, तब भी आप लोगों ने मुझे बोला था कि मैम को अवार्ड मिलना चाहिए छुट्टी के लिए, लेकिन टीचर ने छुट्टी क्यों की है आपको उसकी वजह जाननी चाहिए। बेटा उनके पिताजी की डेथ हो गई है, वो इस समय एक दुख में हैं और इसलिए उनकी क्लासेस नहीं चल रही हैं। इसलिए आपकी स्टैटिक जीके की क्लासेस रुकी हुई हैं, वरना आरडब्ल्यूए परिवार कभी भी ऐसा नहीं करता है कि वो अपने टीचर्स को बोले कि आप जाओ और हॉलीडेज मना कर आओ, क्योंकि सबको चिंता रहती है और खुद टीचर को बहुत चिंता रहती है। और सोनवीर सर तो बहुत अच्छे इंसान हैं, आप उनसे अगर पढ़े हैं तो आप उनको समझ भी गए होंगे। वो खुद बहुत दुखी हैं कि उनकी प्रॉब्लम की वजह से आपकी क्लासेस मिस हो रही हैं। 32 आर्टिकल पढ़ा चुकी हूं मोहम्मद फैजान, और 35 भी पढ़ा चुकी हूं। आप क्लास में नहीं आते हैं डेली तो इसमें मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटा कल मेरी क्लास इसमें नहीं होगी,
ठीक है, तो आप पहले चीजों को जानिए, चीजों को परखिए कि आखिर क्या वजह है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए, अब ये जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में क्या अंतर होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर डीपीएसपी और अगर हम बात करें तो फंडामेंटल राइट्स में क्या अंतर होता है। ध्यान से सुनना, इसी चैप्टर के अंदर मैं आपको समझाऊंगी डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा आगे। यहां पे अगर मैं बात करती हूं तो देखिए, यहां सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है कि आपने क्या लिखा है, भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्वों का वर्णन किया गया है। और मैंने आपको सोर्सेज में बताया था कि इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो हमने कहां से लिया है, यहां लिख लो, आयरलैंड से लिया है। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से प्यारे बच्चों हमने डीपीएसपी को लिया है, यानी कि टेकन फ्रॉम आयरलैंड। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये आपको मैंने भी बेसिक लिखकर भी बताया, और यहां पे आपकी ये चीजें भी मैंने आपको बताई। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट देखिएगा यहां पर। अब आपको मैं बता रही हूं, देखिए यहां क्या लिखा है, भारतीय संविधान निर्माताओं का लक्ष्य, यानी कि जो उनका उद्देश्य था, द एम ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्या लक्ष्य रखा था उन लोगों ने, टू एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट इन इंडिया, यानी भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना आपके कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का लक्ष्य था, उनका एम था। आपको इस चीज को समझना होगा। ठीक है, बहुत अच्छे से समझिएगा। बालकृष्ण भाई, मैं अभी कमेंट नहीं लूंगी, आप कितना भी गुस्सा करिए, क्योंकि बहुत देर से मैं आपके कमेंट ले रही हूं। आज पढ़ने का मन नहीं है, फिर शाम को मैसेज करना, मैम सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा। हमें समझ नहीं आ रहा है, कैसे समझ आएगा अगर पूरा ध्यान कमेंट पे रहेगा तो। जी मोनिका जी, आपसे ही बात कर रही हूं मैं। क्यों आप लोग कमेंट पे फोकस करते हैं, क्यों आप लोग मेरी बात नहीं सुनते हैं, क्यों बताइए। क्यों आप टीचर को नहीं बोलने देते या उसे बोलने का मौका नहीं देते, और क्यों आप टीचर की बात नहीं सुनते कि वो बार बार कहता है कि बोर्ड पर और टीचर के लेक्चर पर ध्यान दो। नहीं दोगे बेटा तो नहीं समझ में आएगा। अब इसमें भी तुम्हें गुस्सा लग रहा है ये मेरी बात बोलना, तो इसे तुम गुस्सा भी समझ सकते हो, क्योंकि तुम गुस्सा ही समझते हो। तुम्हें समझाओ वो भी तुम्हें गुस्सा ही लगता है। कितनी बार मैंने आपसे बोला है कि जब टीचर पढ़ा रहा है तो फोकस पूरा बोर्ड पर रखो, रेगुलर क्लासेस करो। अगर आप नहीं करेंगे तो टीचर आपके घर पढ़ाने नहीं जाएगा आपको। आप बच्चों की बात नहीं सुनती, मैम आप ऐसी हो, मैम आप वैसी हो। मैम, क्या आपके अंदर कोई कमी नहीं है, सारी कमी टीचर के अंदर है, ऐसा लगता है आपको। हद करते हो भाई बेटा, थोड़ा सा तो पेशेंस रखो अपने अंदर। आगे देखिए यहां पर बेटा 36 से 51 तक है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पे क्या बात कर रहे हैं, ये बात कर रहा है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी है। तो अब सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि आखिर कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या होता है। कल्याणकारी राज्य यानी कि वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य। तो प्यारे बच्चे, इसका अर्थ होता है ज्यादा से ज्यादा लोगों का विकास। क्या होता है इसका लक्ष्य, ज्यादा से ज्यादा या अधिक से अधिक, अधिक से अधिक लोगों का विकास, अधिक से अधिक लोगों का विकास।
ये किसका आपका उद्देश्य है? आपके कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का। और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्यारे बच्चे आपके संविधान में डीपीएसपी को रखा, आपके संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को रखा। समझ आया? और प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जो डीपीएसपी हैं, इन डीपीएसपी के अंदर वो सारे प्रावधान हैं, वो सारे प्रोविजंस हैं। और अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा तो और भी अच्छे से समझो कि ये आपके जो डीपीएसपी हैं इनके अंदर वो सारी बातें लिखी गई हैं, इनके अंदर वो सारी बातें लिखी गई हैं जिनसे एक व्यक्ति का कल्याण होता है, जिनसे आपकी जो जनता है, ठीक है, आपकी जो जनता है उसका क्या किया जाता है? कल्याण किया जाता है। इन डीपीएसपी में बेटा वो सारी बातें आपको देखने के लिए मिलेंगी जिससे एक बच्चे का, जो एक व्यक्ति का विकास होता है। ठीक है, तो अधिक से अधिक लोगों का विकास, इसी को हम क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे कि मैम इसी को हम कहते हैं वेलफेयर स्टेट। अब जब मैं आपको डीपीएसपी पढ़ाऊंगी तो आपको खुद लगेगा कि हाँ, इसमें सच में हमारे कल्याण की बात की गई है। तो डीपीएसपी का लक्ष्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों यह आपका आर्टिकल 36 है। ठीक है, तो प्यारे प्यारे बच्चों आगे देखिएगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब यहां पे कल्याणकारी राज्य समझ आया, डीपीएसपी का लक्ष्य क्या है ये समझ आया। अब अगले आर्टिकल में देखिएगा क्या लिखा हुआ है। अच्छा, एक आर्टिकल आपका जो शुरू होता है आर्टिकल 36, ध्यान से सुनना बेटा, आर्टिकल 36, इसमें क्या है? इसमें है प्यारे बच्चों राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा। और ये राज्य की परिभाषा किसकी तरह है? आर्टिकल 12 के समान। जो डेफिनेशन आर्टिकल 12 में है स्टेट की, वही सेम डेफिनेशन आर्टिकल 36 में भी है। ठीक है, वही डेफिनेशन आर्टिकल 36 में है और वही डेफिनेशन आर्टिकल 12 में है। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे हम बात करेंगे आर्टिकल 37। बेटा जरा ध्यान से सुनना आर्टिकल 37 को। आर्टिकल 37 में कहा गया है कि इस भाग यानी कि पार्ट 4 में, इस भाग में दिए गए उपबंधों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। ध्यान से सुनो, पहली लाइन का मतलब समझो। आपको मैंने बताया था कि फंडामेंटल राइट्स अगर इनका उल्लंघन होता है, अगर इनका वायलेशन होता है, उल्लंघन या वायलेशन, ठीक है, अगर इनका उल्लंघन होता है या वायलेशन होता है तो आप कहां जा सकते हो? तो मैम आपने बताया आर्टिकल 32 के तहत मैम हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत हम कोर्ट जा सकते हैं। हम दोनों जो हैं दोनों कोर्ट में जा सकते हैं जब हमारे मौलिक अधिकारों को हमसे छीना जाएगा। जब हमारे मौलिक अधिकारों को प्यारे बच्चे हमसे छीना जाएगा तो हम कहां जा सकते हैं? कोर्ट भी जा सकते हैं। और प्यारे बच्चों कोर्ट जाकर हम क्या कर सकते हैं? अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवा सकते हैं। कोर्ट जाकर हम क्या करते हैं? तो आप लिख सकते हो कि फंडामेंटल राइट्स को न्यायालय द्वारा लागू करवाया जा सकता है। न्यायालय द्वारा लागू यानी कि एग्जीक्यूट बाय द कोर्ट, एग्जीक्यूट बाय द
कोर्ट, आप न्यायालय से लागू करवा सकते हो अगर किसी ने छीन लिया है। लेकिन बेटा डीपीएसपी में ऐसा नहीं होता। इसमें क्या लिखा है, इस भाग में दिए गए उपबंधों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय एनी कोर्ट। डिफरेंस समझ में आया? पहला डिफरेंस कि आप फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकते हैं, कोर्ट के थ्रू लागू करवा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी को आप कोर्ट के द्वारा लागू नहीं करवा सकते हैं। दूसरा डिफरेंस देखिएगा, फिर ये लाइन अभी समझाऊंगी। दूसरा डिफरेंस, फंडामेंटल राइट्स प्यारे बच्चे राज्य के विरुद्ध दिए गए हैं, राज्य के विरुद्ध। अब राज्य समझ रहे हो ना, तो राज्य का मतलब यहां पर जो आर्टिकल 12 में है और जो आर्टिकल 36 में है, दोनों में सेम डेफिनेशन है। और आर्टिकल 12 में मैंने आपको इसका डेफिनेशन पढ़ाया है। मैंने राज्य की परिभाषा आपको बताई, जिसमें मैंने बताया कि कोई भी ऐसा व्यक्ति या कोई भी ऐसी संस्था या कोई भी ऐसा निकाय जिसके पास कानून बनाने और उन्हें लागू करने की शक्ति होती है, वो आपके राज्य में आते हैं। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, ठीक है। और उसके अलावा प्यारे बच्चों अगर हम बात करते हैं तो आपका नीट मैंने आपको बताया था, उसके अलावा आपके जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके बारे में बताया था, यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, ये सब क्या हैं, जो ऑर्डर्स इशू करते हैं। और आपकी संसद है, आपका विधानमंडल है, ये क्या है, कानून बनाते हैं। कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव क्या करती है, कानूनों को लागू करती है। तो कोई भी ऐसे लोग जिनके पास कानून बनाने या लागू करने की शक्ति होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं राज्य। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि ये राज्य के विरुद्ध है। मतलब राज्य के विरुद्ध का मतलब क्या है मैम, राज्य के विरुद्ध का मतलब है कि आप फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ कोई कानून नहीं बना सकते, किसी को यह अधिकार नहीं है, और बनेगा तो आर्टिकल 13 उसे कैंसिल कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर हम डीपीएसपी की बात करें तो डीपीएसपी क्या है प्यारे बच्चे, डीपीएसपी कहोगे राज्य के लिए निर्देश, राज्य के लिए निर्देश हैं। ठीक है, यानी कि क्या है, डायरेक्शन फॉर स्टेट, डायरेक्शन फॉर स्टेट, यानी कि आपके यहां की सरकारों के लिए ये क्या है, डायरेक्शंस हैं, निर्देश हैं कि अगर आप ऐसा काम करोगे तो लोगों का कल्याण होगा। पहला डिफरेंस, डीपीएसपी कोर्ट से लागू नहीं हो सकते, फंडामेंटल राइट्स हो सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ सरकार कोई कानून नहीं बना सकती, और आपके डीपीएसपी राज्य, या आप लिख सकते हो अगर समझ में नहीं आ रहा, या सरकारों के लिए निर्देश हैं। यहां पे निर्देश दिए गए हैं कि आपको ऐसा काम करना है कि लोगों का कल्याण हो, और इसीलिए इसमें क्या लिखा है देखना जरा पीछे, विधि निर्माण में इन तत्वों का मतलब है डीपीएसपी, डीपीएसपी का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, दोबारा से सुनिएगा मैं क्या कह रही हूं, डीपीएसपी का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। जैसे कैसे मैम, आपने एक पॉलिसी सुनी होगी कि सरकार क्या करती है, नीतियों का निर्माण। ये क्या कह रही है लाइन, ये लाइन कह रही है कि आप बेटा अच्छे से जानते हो कि आपके यहां पर जो सरकार है, ये सरकार क्या करती है, तो आप कहोगे कि मैम सरकार नीति बनाती है, सरकार मैम पॉलिसी बनाती है, हम लोगों के लिए नीति निर्माण करती है, पॉलिसी मेकिंग का काम करती है। और ये पॉलिसी क्या क्या हो सकती हैं, जो जनता की भलाई के लिए बनाई जाती हैं। ठीक है, जो जनता की भलाई के लिए बनाई जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हो, आपकी आई है उज्ज्वला योजना, ठीक है, ये आई है, या फिर आपकी आई है वृद्धा पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो आपका शुरू किया गया है, ये भी क्या है, योजना।
बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो क्या किया जाता है। तो आप कह रहे हो कि प्यारे बच्चों, यहां पर मैम इसका मतलब है कि जो भी काम जनता की भलाई के लिए हैं वो सब सरकार करेगी। यानी डीपीएसपी को हम कोर्ट से लागू नहीं करवा सकते, लेकिन फिर भी इनकी एक अपनी वैल्यू होती है, इनका अपना एक मूल्य होता है, और आपकी सरकार का ये कर्तव्य है कि वो डीपीएसपी को ध्यान में रखकर कानून बनाए। जैसे आपके डीपीएसपी के एक आर्टिकल में बोला है कि सबको रोजगार मिलना चाहिए, रोजगार का अधिकार होना चाहिए, इसी के लिए बेटा क्या बना दिया गया, मनरेगा बन गया। क्या बन गया, मनरेगा। तो जो भी काम प्यारे बच्चों, अगर हम बात करेंगे कि जो भी काम लोगों की भलाई के लिए किए जाते हैं, सरकार जो भी काम करती है, तो जब वो नीति बनाए तो वो डीपीएसपी को ध्यान में रखकर बनाए, इन डीपीएसपी को शामिल करे। लेकिन सरकार के साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते आप कि सरकार ने हमें वो वाला डीपीएसपी नहीं दिया तो आप कोर्ट पहुंच गए। नहीं, आप कोर्ट नहीं जा सकते, ये गवर्नमेंट की अपनी मर्जी है, क्योंकि बेटा डायरेक्शंस जब आपको कोई देता है तो वो कंपलसरी नहीं होते हैं। डीपीएसपी कंपलसरी नहीं है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स कंपलसरी हैं। यहां तक बात समझ आई? अगर समझ आई है तो आर्टिकल 37 से आगे की तरफ मैं चलती हूं। आर्टिकल 37 में दो बातें हैं कि आप डीपीएसपी को कोर्ट से लागू नहीं करवा सकते, और डीपीएसपी को जब आप सरकार नीति बनाए तो उनको डीपीएसपी को ध्यान में रखकर बनाए। जी हां, प्रधानमंत्री आवास योजना बिल्कुल सही है, यह भी आपका किस में, डीपीएसपी के थ्रू किया गया है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ यहां तक समझ में आया? अगर समझ में आया तो फिर मैं आगे बढ़ती हूं और आपको बताती हूं आर्टिकल 38। डीपीएसपी के वायलेशन में देवेंद्र जी आप कहीं नहीं जाएंगे। डीपीएसपी को देना या ना देना सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। अभी तो लिखवाया कि ये सरकार के लिए डायरेक्शंस हैं, निर्देश हैं। मैं तुम्हें डेली बोलती हूं कमेंट मत करो, ये मेरा डायरेक्शन है तुम लोगों के लिए, लेकिन तुम अपनी मर्जी चलाते हो, तुम करते हो। तो ऐसे ही डीपीएसपी हैं, सरकार को डायरेक्शंस दिए गए हैं। अब सरकार माने या ना माने वो सरकार की मर्जी है, लेकिन आप कोर्ट नहीं जा सकते इसके लिए कि डीपीएसपी में ऐसा लिखा हुआ है लेकिन सरकार ने मुझे डीपीएसपी नहीं दिया। वो फंडामेंटल राइट्स में अधिकार है, डीपीएसपी में नहीं। ठीक है नरेश कुमार जी, वो मैं आपको बना भी नहीं रही हूं, आपकी गलत फहमी है, और गलत फहमियों का कोई इलाज नहीं है क्लास के अंदर। अगर मैं आज समझाऊंगी नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करूंगी तो कल भूल जाओगे, क्योंकि रटना नहीं है इनको। आगे देखिए, आप लोग जो इस तरह के कमेंट करते हो ना, वो इसलिए करते हो क्योंकि आपको पता है कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और हम कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। आप इसे अपना अधिकार मानकर बैठे हो, लेकिन जिस दिन हमने अपने अधिकारों का प्रयोग किया और आपको ब्लॉक करवाना शुरू किया तो आप अपने अधिकार भूल जाओगे फिर। इसलिए सुधर जाओ, अभी टाइम है। गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हो, थोड़ा थोड़ा अपने अंदर सभ्यता लेकर आओ, पेशेंस लेकर आओ। ठीक है बलराम जी, उसके बारे में बेटा सोचेंगे। ठीक है, सोचूंगी मैं उसके बारे में। आगे चलिए बेटा, यहां आर्टिकल 38। ठीक है, अब आर्टिकल 38 में आप पूरा नहीं पढ़ना है, आपको सिंपल इतना पढ़ना है। देखो आर्टिकल 38, इसमें कहा गया है कि आपका क्या कह रहा है, डीपीएसपी कह रहा है कि कल्याण करना है। क्या कह रहा है, कल्याण करना है, वेलफेयर करना है। ठीक है, तो वेलफेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए। इसने कहा है कि राज्य क्या करेगा, कि लोक कल्याण करेगा। लोक कल्याण यानी कि पब्लिक वेलफेयर। तो आर्टिकल 38 में कहा गया है कि पब्लिक वेलफेयर तभी हो सकता है जब लोगों के पास में, ध्यान से सुनना, मैं शॉर्ट में यहां लिख रही हूं, सामाजिक यानी कि सोशलिस्ट, आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक, और प्यारे बच्चे राजनीतिक, जिस दिन लोगों के पास में ये तीनों न्याय पहुंच जाएंगे, जिस दिन लोगों के पास ये तीनों जस्टिस होंगे, उस दिन हम कह सकते हैं कि लोगों का कल्याण हो गया है। उस दिन हम कह सकते हैं कि लोगों को यहां पे वेलफेयर मिल गया है।
ठीक है, अब ध्यान से सुनिए मेरी बात। देखिए अब इसको एक बार पढ़िए, क्या लिखा है। राज्य को यह निर्देश दिया गया, बेटा यहां राज्य का मतलब ध्यान रखना क्या है। ठीक है, आपको बताया है राज्य की डेफिनेशन कि वह लोक कल्याण की अभिवृद्धि करके ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करने का प्रयास करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित हो सके। Directs the state to promote public welfare and strive to establish a social order in which social, economic and political justice is assured to every individual। यानी कहने का मतलब प्यारे प्यारे बच्चों ये है कि आपकी जो सरकारें हैं उनको यह आदेश दिया गया है कि आप लोगों का कल्याण तभी कर सकते हो जब आप लोगों को सामाजिक यानी कि सोशलिस्ट, इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक और राजनीतिक न्याय दे सको। आपको कल्याण की दिशा में सबसे पहले यह काम करना है कि लोगों को ये तीनों जस्टिस देने हैं। अब आपकी बारी, अब आपकी बारी है। आप मुझे ये बताएंगे कि इससे पहले आप ये जस्टिस कहां पर पढ़ चुके हैं, जल्दी से कमेंट करेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 38 में किसकी बात है? लोक कल्याण की, पब्लिक वेलफेयर की। जो पब्लिक वेलफेयर कब हो सकता है? जब लोगों के पास तीन जस्टिस होंगे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तीनों जस्टिस मैं आपको समझा चुकी हूं। सामाजिक जस्टिस तब मिलेगा जब डिस्क्रिमिनेशन खत्म होगा। आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक जस्टिस तब मिलेगा जब गरीब और अमीर के बीच भेदभाव खत्म होगा। और पॉलिटिकल जस्टिस में बेटा सभी को मतदान का अधिकार और साथ साथ जो इलेक्शन होते हैं उसमें सभी को भागीदारी का हकदार। बहुत बढ़िया देवानंद जी, वेरी गुड, शाबाश प्रियम्बल मैम। ठीक है, पूजा प्रस्तावना, विकास प्रस्तावना, बिल्कुल सही बोला है आपने। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, बहुत सही आपने आंसर दिया है, बिल्कुल सही आप लोग गए हैं। और एक और आंसर दे दीजिए कि ये तीनों जस्टिस हमने कहां से लिए हैं, किस देश के संविधान से लिए हैं, बताइएगा। ठीक है, हो गया आर्टिकल 38। अब देखिएगा आर्टिकल 39, और 39 का बेटा स्मॉल डी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं लिख दूं तो गलत नहीं होगा क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है। और ये स्मॉल डी है, इसका मतलब ये 26 जनवरी 1950 को संविधान में था। ठीक है, आगे देखिए। राज्य प्रत्येक नागरिक को चाहे वह स्त्री हो या पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करेगा। यानी ये कह रहा है कि जितनी भी सरकारी नौकरी हैं, सरकारी नौकरी या फिर आपकी जो मजदूरी होती है, मजदूरी जिसे आप वेज बोलते हो, ये यहां पे कह रहा है कि ये क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। इनके थ्रू यहां पर सरकारी नौकरी में क्या मिलता है? वेतन यानी कि सैलरी। और जो मजदूर होते हैं उन्हें क्या मिलता है? मजदूरी। तो कह रहा है वेतन और मजदूरी क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। किसके लिए? चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, मेल या फीमेल, स्त्री हो या पुरुष, अगर वो समान काम कर रहे हैं। जो बच्चे बोल रहे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सब गलत है, जो बच्चे बोल रहे रशिया वो बिल्कुल सही है। अब आप देख लो आपकी क्या हालत है। कोई ब्रिटेन बोल रहा है, कोई आयरलैंड बोल रहा है, कोई अमेरिका बोल रहा है, और आंसर क्या है? रशिया। आंसर क्या है? रशिया। फ्रांस नहीं है बेटा, फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुता लिया गया है। लिबर्टी, इक्वालिटी और आपका जो है फ्रेटर्निटी। ठीक है, तो सरकारी नौकरी हो या मजदूरी हो, कोई भी ऐसा काम जो स्त्री और पुरुष समान तरीके से कर रहे हैं तो उन्हें वेतन भी समान मिलना चाहिए। आप कहोगे मैम प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं होता, तो मैं प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं कर रही हूं। प्राइवेट सेक्टर में लोग अपनी मर्जी से सैलरी डिसाइड कर सकते हैं,
लेकिन गवर्नमेंट में अगर आपका मान लो कि ए एक व्यक्ति है जो कि मेल है और बी एक व्यक्ति है जो कि फीमेल है, और ये दोनों ही क्या हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं, ये दोनों ही सरकारी शिक्षक हैं, तो इनकी जो सैलरी होगी वो बेटा समान होगी, वो इक्वल होगी, अलग अलग नहीं होगी। अगर ये सेम पोस्ट पर हैं तो इनकी सैलरी भी कैसी होगी, सेम होगी। बस इतनी बात कहा गया है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, समान कार्य के लिए समान वेतन किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 39 का डी। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, आगे आर्टिकल 40, इसमें केवल आपको ध्यान रखना है क्या कहा गया है, राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगा। जो मैं टिक कर रही हूं बस उतना, ठीक है। स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू कॉन्स्टिट्यूट ग्राम पंचायत्स। ग्राम पंचायतों के गठन की बात इसमें की गई है आर्टिकल 40 में, कि राज्य क्या करेगा कि अगर वो चाहता है कि गांव का विकास हो, अगर सरकारें चाहती हैं कि गांव का विकास हो तो गांव में पंचायतों का गठन करना होगा। और प्यारे बच्चों आप ध्यान रखना कि जो पंचायत हैं यह आपके किस में कहा गया गठन करने के लिए, आर्टिकल 40 में। और सरकार ने इस आर्टिकल के लिए स्टेप उठाया और क्या किया, आपके संविधान में 73वां संविधान संशोधन 1992, और इसमें क्या किया गया, पंचायतों को संवैधानिक बनाया गया, पंचायतों को संवैधानिक। पंचायतों का गठन किया गया संवैधानिक बनाकर। और आपको पता है कि आपके यहां कैसी पंचायत हैं, 3 स्तरीय यानी 3 टायर पंचायत बनाई गई प्यारे बच्चे, 3 टायर पंचायत, 3 टायर पंचायत। और किसमें, आर्टिकल 40 के तहत आपकी पंचायतों का गठन किया गया। और प्यारे बच्चों पंचायतों को संवैधानिक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, किस अमेंडमेंट के थ्रू, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के तहत। क्लियर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, केवल आप कहेंगे आर्टिकल 40 में मैम केवल बात की गई है कि राज्यों को पंचायतों का गठन करना है। तो राज्यों ने यानी कि सरकार ने इसके गठन की बात सोची और गठन करने के लिए 73वां संविधान संशोधन किया और आपके यहां पर पंचायतों का गठन कर दिया। और 3 स्तर कौन कौन से हैं प्यारे बच्चों, तो एक आपका ग्राम स्तर यानी कि विलेज लेवल, दूसरा आपका प्रखंड या आप इसको कह सकते हैं ब्लॉक लेवल पर, ठीक है, ब्लॉक स्तर, या फिर आप इसको कह सकते हैं तीसरा जिला स्तर यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो आपका ग्राम स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, और प्यारे प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है कि आपका जिला स्तर पर। ये सब आपका किस आर्टिकल के थ्रू, आर्टिकल 40, यानी कि सरकार ने डीपीएसपी की तरफ काम किए हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों बेटा 39 का ये बताऊंगी, थोड़ा पेशेंस रखेंगे। जो आर्टिकल अमेंडमेंट के थ्रू इसमें जुड़े हैं वो एक साथ में आपको पढ़ाऊंगी, परेशान मत होइए। जिसने कमेंट किया है शिवानी, सब पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 में केवल किसकी बात की गई है, ध्यान से सुनो। आर्टिकल 41 एक बार पहले पढ़ो। सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा पा सकेंगे एवं बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और असमर्थता आदि दशाओं में सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सकेंगे। ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज एंड टू रिसीव पब्लिक असिस्टेंस, पब्लिक असिस्टेंट यानी कि सार्वजनिक सहायता, इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबिलिटी। यानी इसमें क्या कहा गया, आपको केवल क्या ध्यान रखना है कि अगर कोई भी नागरिक है
अगर कोई भी सिटीजन है तो उस सिटीजन को, एक तो ये कहा गया है कि इस सिटीजन के पास जो योग्यता है, जो क्वालिफिकेशन है, उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या मिलना चाहिए, ठीक है, उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसे क्या मिलना चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उसकी योग्यता के अनुसार उसे क्या मिलना चाहिए, नौकरी। क्या मिलनी चाहिए उसे, जॉब मिलनी चाहिए। पहली बात ये कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति में क्वालिफिकेशंस हैं, अगर किसी व्यक्ति में योग्यताएं हैं, तो उसके पास जो योग्यता है उसके हिसाब से उसे रोजगार दो। और साथ साथ ये भी ध्यान रखो कि इस सिटीजन को शिक्षा मिले, इस सिटीजन को एजुकेशन भी मिले। तो प्यारे बच्चों, मैंने राइट टू एजुकेशन आपको पढ़ा दिया है। सरकार ने शिक्षा के लिए राइट टू एजुकेशन को लेकर आई है, ठीक है। आगे देखिएगा, उसके बाद अगर हम बात करें योग्यता, जैसे योग्यता आपने पढ़ाई पूरी करी, आप ग्रेजुएट हो, तो आपको ग्रेजुएट के बेस पर जो भी नौकरी है, जो भी सरकारी नौकरी है, आप उनका फॉर्म फिल कर सकते हो। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। यानी ये आर्टिकल कह रहा है कि जिन लोगों को काम की जरूरत है, उनकी योग्यता के अनुसार उन सभी को काम दिया जाए, ये सरकार की जिम्मेदारी है, ठीक है। और उसके अलावा जब आपके पास नौकरी नहीं हो, मतलब आपको, जब आप अनएम्प्लॉयमेंट आपका हो चुका, आपके पास नौकरी नहीं है, तो सरकार की यह भी ड्यूटी है कि वो आपको नौकरी की व्यवस्था करे। आप बुढ़े हो चुके हैं, आप बीमार हैं, उस समय आपकी दशा सही नहीं है, तो सरकार उस समय आपकी हेल्प करे। तो सरकार क्या लेके आई है, वृद्धा पेंशन योजना। किसके लिए, जो लोग बुढ़े हैं या बीमार हैं, तो बुढ़ों के लिए क्या लेके आई है, वृद्धा पेंशन योजना। ये बुढ़ों के लिए ही है प्यारे बच्चे। और जो लोग बीमार हैं उनके लिए क्या बने हुए हैं, सरकारी अस्पताल। और जो स्टूडेंट्स हैं उनको दिया गया है शिक्षा का अधिकार। और जिनके पास योग्यता है उनके लिए सरकार निकालती है गवर्नमेंट जॉब्स। तो आप बताओ कि यहां से भला हो रहा है या नहीं हो रहा, कल्याण हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ठीक है। बाकी की चीजें हम अगली क्लास में करेंगे। जी हाँ, टाइमिंग हो गया है, बल्कि 2 मिनट एक्स्ट्रा हो गया है। आज के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। क्लास अच्छी लगी हो तो स्माइली करके जाना।